दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी भाई भाभी की याद तुम्हें किसी त्योहार के समय ही आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो भाभी, सुनो तीज आ रही है, आपको याद है या हर बार की तरह याद दिलाना पड़ेगा। मेरी सास मुझे हर बार यही बात बोलती हैं कि तेरी भाभी बहुत बड़ी भूलकंड है। हर बार जो सामान बताते हैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। इस बार मेरी नाक रख लेना। मेरे परिवार में सबके कपड़े सही है। सासू माँ को सूती साड़ी, बाबूजी के लिए धोती कुर्ता, जेठ जेठानी के कपड़े और हाँ, उनकी बेटी के कपड़े आपने पिछली बार नहीं भेजे थे तो मुझे बहुत सुनने को मिला। और मेरे लिए बढ़िया सी साड़ी और पति देव के लिए भी अच्छा सा पैंट सूट और 5 किलो मिठाई, फ्रूट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स जरूर डाल देना। बाकी मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पर। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप कोई ना कोई बहाना बनाकर कुछ ना कुछ सामान छोड़ देगी और रक्षाबंधन आने वाला, मैं आ नहीं पाऊंगी, लेकिन आप मेरा शगुन भेजना मत भूलना। आपका खर्चा बस गया। इस बार मैं आती तो फिर से सब देना पड़ता, बस तीज ही देनी है आपको। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे और भी काम है, लेकिन आप समझदार बनो और अपनी जिम्मेदारी उठाना चालू करो। मैं कब तक फोन कर करके याद दिलाती रहूंगी। इतना कर सुरेखा ने फोन रख दिया और उधर रेवती सोचने लगी, सुरेखा को पता भी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाभी आप ठीक हो, बच्चे ठीक है, भैया कैसे। इतने मतलबी लोग कैसे हो जाते जो सिर्फ लेने के समय फोन करते और वैसे इनको पूरा साल याद नहीं आती। रेवती अपने ख्यालों में उलझी कि तभी फोन की घंटी बजी। इस बार उसकी सासू माँ का फोन था। रेवती ने फोन उठाया। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? कैसे होगा, क्या मतलब ठीक नहीं हो? तुम लोग अपनी जिम्मेदारियों तो समझते नहीं। वाह, मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से सुनना पड़ता है। 3 दिन के बाद तीज, अभी तक उसका शगुन क्यों नहीं भेजा तुमने? बुढ़ापे में भी टेंशन दे देकर मारना चाहते हो क्या? माँ, मैं परसों तक भिजवा दूंगी, आप परेशान ना हो, रेवती ने अपनी सासू माँ से कहा। अरे बहू, तू जानती है छोटी बहू कोई रीति रिवाज नहीं करती, उसे मैं क्या कहूँ, वो तो छोटी है, लेकिन तू तो बड़ी है, तुझे मैं हक से कह सकती हूँ। तुम लोगों तो मुझे निराश मत करो, छोटी बहू से मुझे उम्मीदें नहीं। तू तो समझदार बन और अपने फर्ज निभा। चल अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कह उसकी सासू माँ ने फोन रख दिया। रेवती फिर सोचने लगी, जिसका मन करता फोन करके सुना देता है और उससे भी मन ना भरे तो घर ही चले आते, यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, ऊपर से सुनाते हैं। वो अलग देवरानी और देवर ने तो ये कहकर पीछा छुड़वा लिया कि उनकी तनख्वाह कम है, इसलिए वह इन सब में नहीं पड़ेंगे और मैं और मेरा पति हर बार फंस जाते, क्योंकि हम बड़े हैं और हमें जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। उसके लिए चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े। ये सोचते सोचते वह ख्यालों में खो गई। कोरोना के समय उसके पति की नौकरी चली गई थी। जैसे तैसे उन्होंने अपना गुजारा किया। ननद से मदद मांगी तो उसने ये कह मना कर कि बेटियों से लेते अच्छे लगोगे क्या? बेटियों को सिर्फ दिया जाता, उनसे लिया नहीं जाता। और इसके बाद जब भी रेवती या उसका पति फोन करती, सुरेखा फोन ना उठाती।
हाँ, 30 से कुछ दिन पहले फोन करके एक लंबी लिस्ट थमा दी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई की नौकरी नहीं है, वह खर्चा कैसे उठाएगा। फिर भी रेवती और उसका पति राघव जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके सबके कपड़े और मिठाई ले गए। तब तो सुरेखा कुछ ना बोली, लेकिन बाद में फोन करके खुद सुनाया, भाभी कैसे कपड़े दिए हैं, ये मेरी नाक कटवा दी आपने, इससे अच्छा तो कुछ नहीं देती। और अब सब बोले वो अलग। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में सासू माँ ने भी खूब सुनाया, और तो और देवरानी ने भी सुनाया, जो खुद कभी किसी मौके पर ननद को कुछ नहीं देती। और जब सबको बताया कि पैसों की तंगी के कारण हम ज्यादा नहीं ले जा पाए, तो सब कहने लगे हमसे मांग लेते, हम दे देते। टिंग टोंग, तभी डोर बेल बजी और रेवती अपने ख्यालों से बाहर आई। दरवाजा खोला तो सामने पति रेवती। रेवती को देखते ही समझ गए थे कि जरूर घर वालों का फोन आया होगा। अंदर आते ही बोले, तुमने जवाब दिया कि नहीं घर वालों को? इतना सुनती ही रेवती फुट फुट कर रो पड़ी और बोली, जिसका मन करता है फोन करता और सुनने लगता है। पहले आपकी बहन का फोन आया, फिर माँ का, उन्होंने तो सुनाया ही। अब आप भी ऑफिस से आती मुझसे पूछ रहे, जवाब दिया कि नहीं? आप खुद जवाब क्यों नहीं देते? राघव ने रेवती को शुभ करवाया और अपनी माँ को फोन किया। माँ नमस्ते। जैसे छोटे ने अपनी जिम्मेदारियां उठाने से मना कर दिया, वैसे ही अब मैं भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला, क्योंकि कितना भी कर लो कोई इनाम तो मिलता नहीं है। ऊपर से सब कमियां निकालते सो अलग। जब मेरी नौकरी चली गई थी और पैसों की तंगी थी, तब भी मैं अपना फर्ज निभाता रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना सुनाया। अब से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पर राघव, तू तो बड़ा है, तू ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता, तुझे ये सब करना ही पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। इतना कर राघव ने फोन रख दिया। तीज से एक दिन पहले सुरेखा ने रेवती को फिर फोन किया और फोन करती चालू हो गई, क्या भाभी, कहा था ना इस बार गड़बड़ मत करना। कहाँ है मेरा शगुन? आपको पता भी है आपकी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। सुरेखा, तुम्हें जो सुनना पड़ रहा वो तुम्हारी गलती की वजह से है। भाई भाभी की याद तुम्हें किसी त्योहार के समय ही आती है, और वैसे तुम पूछती भी नहीं हमें कि हम कैसे। तुम्हारे भाई की नौकरी गई तब तुम कहाँ थी? फिर भी हम इतना सारा सामान लेकर आए और तुमने क्या किया? हमें इतना भला बुरा सुनाया। आज तुम भी सुन लो, इज्जत करोगी तो इज्जत मिलेगी। तुम्हारे भाई भाभी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मन किया फोन करके सुना दिया। बोलना हमें भी आता, लेकिन रिश्ते बसाने के लिए शुभ रहते हैं। लेकिन अब हमें भी ये खोखले रिश्ते नहीं चाहिए। तुम अपने छोटे भाई भाभी को कभी कुछ नहीं करती, जबकि वह कुछ नहीं करती, और यहाँ हम सब कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। इतना कर रेवती ने फोन रख दिया। आज भाभी की बातें सुन सुरेखा को सदमा लगा, क्योंकि आज तक सिर्फ वो सुनाती थी और भाभी सुनती थी। अपनी गलती का एहसास तो हो रहा, पर अब देर हो चुकी थी। आज उसे समझ आ रहा था, उसने जाने अनजाने में भाई भाभी को बहुत दर्द दिए। छोटा भाई तो कुछ सुनता ही नहीं है और बड़े से खुद बिगड़ दी। अब ससुराल वालों को क्या जवाब देगी, यही सोच उसका सिर दर्द बढ़ता जा रहा था। अगले दिन राघव, रेवती और बच्चे शगुन का सामान ले सुरेखा के घर चल। सुरेखा ने जब सबको देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी और भाई भाभी के चरणों में गिर गई। दोनों ने उसे उठाया और कहा, हमारी वजह से तुम्हें कभी अपने ससुराल वालों की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। कल मैंने फोन पर जो भी कहा वो इसलिए
था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हम अपने फर्ज हमेशा पूरे करेंगे। सुरेखा की आंखों में प्रस्ताव के आंसू थे। राघव और रेवती ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी की और इस बार सुरेखा और उसकी माँ को भी अक्ल आ गई थी। इस दिन के बाद उनके रिश्तों में कभी खटास नहीं आई।